हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। तो आपके सामने एक पीडीएफ बिल्कुल आ रही होगी निकल के, जिसमें लिखा है बाई टू गेट वन फ्री। इसका मतलब ये है कि अगर आप हमारी कोई भी दो पीडीएफ खरीदते हैं, ईवीएस या हिंदी या फिर ईवीएस या एसएसटी, तो आपको एक पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकती हैं। तो हमारा ये ऑफर सीमित समय के लिए सिर्फ 1000 लोगों के लिए ऑफर है। इसके बाद में ऑफर बंद कर दिया जाएगा। जिनके पास में सेकंड पेपर में सामाजिक विज्ञान विषय है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए हिंदी और ईवीएस और सामाजिक विज्ञान ये तीनों पीडीएफ सिर्फ 200 रुपये में आपको ये मिल जाएंगे। तो जिनके पास सामाजिक विज्ञान है, उन लोगों को इस ऑफर को जरूर लेना चाहिए। आप हिंदी और ईवीएस अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान की फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए, आपको ये करना है क्या, सबसे पहले मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। कहाँ से? गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पे लिखना है मास्टर्स अड्डा ऐप। तो आपको इस प्रकार का एक लोगो दिखेगा, आपको उसी ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, वो भी आंसर की के साथ में। पिछले 10 सालों के पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं आंसर की के साथ में। आप लोग इसको यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग भटकते रहते हैं, आपको पेपर मिलते नहीं प्रीवियस ईयर के। तो हमारे इस ऐप के ऊपर पिछले 10 सालों के पेपर आपको मिल जाएंगे। और क्या मिलने वाला है, ये देखिए, ये पेपर की एक कटिंग है प्रीवियस ईयर पेपर की। और आपको जो हमारी क्लास चलती है उसके नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक की ईवीएस की बुक्स यहाँ पर मिलेंगी। इसकी जो खासियत है वो ये है कि आप मान लीजिए कहीं पर बुक डाउनलोड करोगे, तो आपको मान लीजिए क्लास 5 की हिंदी पढ़नी है, ठीक है। तो जब आप डाउनलोड करोगे तो हिंदी की पूरी बुक डाउनलोड होती है, जिसके लिए आपको बहुत सारी एमबी अपनी गंवानी पड़ती हैं। लेकिन जो हमारे ऐप में यहाँ पे जो पढ़ी हुई हैं बुकें, इनका क्या है, चैप्टर वाइज बुक पढ़ी। मान लीजिए आपको हिंदी पढ़नी है और हिंदी का आपको लेसन नंबर 5 पढ़ना है, तो आपको सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर। उसके बाद में आपको क्लास 5 की हिंदी पर जाना है, और आपको चैप्टर वाइज पूरे, मान लीजिए 20 चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज यहाँ पर पीडीएफ दी गई है। जो आपको लेसन पढ़ना है सिर्फ उतनी एमबी खत्म करनी है जो आपको लेसन पढ़ना है, बाकी पूरी की पूरी किताब डाउनलोड आपको नहीं करनी है। तो इसकी ये खासियत है इस ऐप में। उसके बाद में आपको क्या मिलेंगे, पेड नोट्स मिलने वाले हैं, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं। कोई भी दो खरीदोगे तो तीसरा आपको फ्री में मिल जाएगा, यानी 200 रुपये में 3 नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो आपका 2021 और 22 में। तो ये आज शायद 5 जनवरी का पेपर है, आप लोग देख सकते हैं जाकर के, 5 जनवरी का शायद है ये। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। निम्न में से ऐसी कौन सी विचारधारा है जो बच्चे के विकास में यानी कि अधिगम में अवरोधक है? पहला ऑप्शन है, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा हैं। दूसरा ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। तीसरा ऑप्शन है, त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, यानी कि अधिगम में उसके पढ़ने लिखने में अवरोध उत्पन्न करे, रुकावट ला रही निम्न में से ऐसी कौन सी विचारधारा, आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है, त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई बालक विद्यालय जाता है और कुछ सीखता है तो गलतियां करता है और गलतियों से ही सीखता है। ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो जो ये लिखा है त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया सही। दूसरा लिखा है, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। जब कोई बालक कुछ सीख रहा है तो अगर उससे गलतियां हो रही हैं तो उसमें लज्जाजनक कार्य नहीं होगा यहाँ पर। तो इस ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका हो गया गलत। तीसरा लिखा है, त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए आपने कोई कार्य किया जिसमें आपसे गलती हो गई, लेकिन जब आप उस कार्य को अगली बार करेंगे तो क्या होगा, उस गलती को आप सुधार कर लेंगे। संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देती हैं, ये भी सही है आपका। और ऑप्शन नंबर 4 लिखा है, अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए। जब कोई बालक कुछ चीज़ सीख रहा है, मान लीजिए वो टेबल पढ़ा रहा है या फिर पढ़ रहा है, तो अगर वो गलती कर रहा है तो आपको उसको बताना है। ये नहीं है कि वो डर जाए उसके बाद में पढ़े ही नहीं। मान लीजिए एक बार उसका गलत हो गया और वो बालक टीचर से बहुत डर रहा है, तो गलती करने के बाद में चुपचाप खड़ा हो जाएगा, चाहे आप उसको मारो चाहे कूटो, लेकिन वो आगे के वाक्य यानी कि आगे की टेबल नहीं पढ़ने वाला है। तो आपको इस प्रकार का माहौल बनाना है कि अगर उससे गलती भी हो रही है, फिर भी वो बालक जो उसको पता है उसके आगे की टेबल पढ़ता रहे, अपना वो सुधार करने के बाद में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना लज्जाजनक कार्य है, ये आपका ऑप्शन गलत। इसमें यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका ये क्वेश्चन
सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखिए सभी लोग पढ़िए। निम्न में से वह कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब हो गया जिससे बच्चे में बाहरी कोई ऐसा कारण जिससे उसको क्या मिले, खुशी मिले। आंतरिक कारण कौन से होते हैं? आंतरिक कारण हो गया जैसे कि वो कोई चीज़ अपने आप स्वयं कार्य करके पढ़ रहा है या फिर स्वयं कोई चीज़ सीख रहा है। और बाह्य कारण हो गया जैसे उसको बाहर से कोई ऐसा बोल देगा कि आप ये लेसन याद कर लीजिए, आपको इनाम दिया जाएगा या फिर आपको ट्रॉफी दी जाएगी या फिर आपको खेलने का मौका दिया जाएगा, तो ये सब हो गए बाह्य कारक। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की सहायता लेता है। अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन कई सारे स्रोतों की सहायता ले रहा है। जब वो कुछ अपनी खोजबीन कर रहा है या फिर कोई चीज़ पढ़ रहा है तो कई सारी बुकों में से उसको देख रहा है कि हेडिंग यहाँ पे कौन सी सही आएगी या फिर कौन सा कथन सही है, तो वो अपने स्वयं के लिए कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसमें बाह्य कारण आपको बताना है। तो ये हो गया आपका आंतरिक कारण, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा देखिए क्या लिखा है, दूसरा ऑप्शन है, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। कोई परियोजना के ऊपर कार्य कर रहा है रेयान, वो क्या कर रहा है, इनाम पाने के लिए कई सारे स्रोतों के ऊपर खोज कर रहा है कि हमें किस प्रकार से यह कार्य करना चाहिए। और ये खोज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको इनाम लेना है। तो ये हो गया बाह्य कारण। अभी हमने बताया था कि आंतरिक कारण वो होते हैं जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 लिखा है, अपने अधिगम को, यानी वो अपने स्वयं के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है, ना कि इनाम पाने के लिए। जहाँ पे नगद इनाम या फिर कोई ट्रॉफी या फिर कुछ ऐसा कार्य जो बाह्य कारकों से आपको मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन देखते हैं, लिखा है, सितारा अपने स्वसंतोषण के लिए अपनों से बड़ों से नियमित तौर पर प्रतिपुष्ट लेती है। कहने का मतलब एक लड़की है, वो क्या कर रही है, अपने स्व संतोषण के लिए अपनों से बड़ों को रोज क्या करती है, उनको मतलब कि रोज सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलती है और उनसे अच्छी बातें करती है और सुनती है। तो इससे क्या हो रहा है, उसका आंतरिक विकास हो रहा है, ना कि बाह्य विकास। तो आपका ये भी नहीं हो गया, ये भी आपके आंतरिक विकास का उदाहरण है। पहला भी आंतरिक विकास का है। चौथा लिखा है, अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुलमित क्रियाकलाप का नियमित रूप से अभ्यास करता है। तो अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि एवं अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, तो ये भी हो गया आपका आंतरिक कारण। तो इसमें से देखा जाए तीनों में से ये जो 4 ऑप्शन थे, सिर्फ इसमें एक ऑप्शन ऐसा था जो बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है, वो है ऑप्शन नंबर 2। नगद इनाम पाने हैं तो रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी लोग इसको पढ़ेंगे और सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जामिनर ने आपका कोविड-19 से डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया है। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लिखा है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? पहला ऑप्शन दिया है प्रतियोगिता और संज्ञान। यहाँ पर कहीं पर भी इस पूरे क्वेश्चन में प्रतियोगिता की बात की जा रही है क्या? नहीं की जा रही है, तो पहला ऑप्शन आपका गया कट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लिखा है संज्ञान और संवेग। संवेग कब आता है? जब व्यक्ति को तनाव होगा, खुशी होगी, ये सब क्या होते हैं, संवेग के ही कारण होते हैं। तो आपका संवेग हो गया यहाँ पर बिल्कुल सही। लेकिन आगे भी हम देख रहे हैं, अगला लिखा था आनुवांशिकता और निष्पादन। यहाँ पर ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा है कि जैसे कि बच्चे में कोविड-19 हो गया तो उसकी आंखें माँ के जैसे हो गई या फिर उसके बाल जो हैं अपने पिता के जैसे हो गए। तो ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है आपको? आनुवांशिकता वाला नहीं दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है और आपका 4 भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया था कि किसी बच्चे को कोविड-19 हो गया तो उसके जो लंबाई अपने पिता के समान हो गई, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो यहाँ पर आनुवांशिकता वाला कोई लक्षण बचा ही नहीं है और प्रतियोगिता की बात हो नहीं रही है। तो बहुत ही आसान था इसका आंसर निकालना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है, संज्ञान और संवेग। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया होगा उनका सबका हो जाएगा सही। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आपके लोगों के आ गया होगा। क्यों आ गया? क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान कहीं पर भी प्रतियोगिता की बात नहीं हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 काट दिया। ठीक है, उसके बाद में लिखा है संज्ञान और संवेग। तो फिर जब आप तनाव में आते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, संवेग की उत्पत्ति होती है, जिससे क्या होता है, जो आपका दिमाग होता है उसके अंदर कई सारी भ्रांतियाँ या फिर कई सारे उपाय आने लगते हैं कि अगर हमें कोविड-19 हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसा तो नहीं हमने किसी को छू लिया तो हमें ये मतलब कोविड-19 हो जाए। इस प्रकार से हर व्यक्ति डरा हुआ था। तो वो क्या थे,
संज्ञान में आ रहे थे, उसके गलत गलत विचार आ रहे थे, तो ये सब हो गया संज्ञान लेना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सारे आंसर जो है आपके गलत हो गए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः, पहला ऑप्शन है शिक्षक निर्देशित हो, दूसरा ऑप्शन है सहपाठियों द्वारा निर्देशित हो, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो, जबकि चौथा ऑप्शन है स्वनिर्देशित हो। तो बताइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सभी लोग बताएंगे। तो आपको पता है कि अधिगम सबसे ज़्यादा सार्थक और प्रभावशाली कब होगा, जब आप किसी कार्य को स्वयं करेंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, स्वनिर्देशित हो जाएगा। जब आप किसी कार्य को स्वयं करेंगे, उससे ज़्यादा प्रभावशाली और सार्थक अधिगम कभी भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने इसका किया है उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई लोग यहाँ पर हमने देखा था पिछली बार ऑप्शन नंबर 2 करके आया था, उनका सबका गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण आपको बताना है, इनमें से कौन सा एक स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उसके पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए सभी के पास में, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। एक बार सभी लोग लाइक को बढ़ा दीजिए, जितने लोग देख के जा रहे हैं सभी लोग लाइक करके जाइए वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी यह सीरीज चलेगी कम से कम आपके 30 से 40 क्लासेस चलेंगी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके एग्जाम के व्यू से। तो आपको पता होना चाहिए कि स्थूल कौशल कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुन लेना थोड़ी देर। सबसे पहले बात करेंगे गामक विकास की। गामक विकास होता क्या है, हाथ या पैर के द्वारा जो हम कार्य करते हैं वो हमारे गामक विकास में आते हैं, आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद में इसके अंतर्गत है, एक होता है स्थूल गामक और एक होता है सूक्ष्म गामक। स्थूल गामक की अगर हम बात करें, स्थूल गामक की अगर बात की जाए तो इसमें जो हमारे शरीर के बड़े बड़े मांसपेशियां होती हैं, जो हम उनसे संबंधित कार्य करते हैं, वो आते हैं आपके स्थूल गामक में। जैसे कि पूरे हाथ और पैर का प्रयोग करना, जैसे किसी बालर के द्वारा बॉल का फेंके जाना, तो उसका पूरे हाथ का वो प्रयोग कर रहा है, अपने पूरे हाथ को घुमा करके पूरी दम लगा करके बॉल को फेंक रहा है, तो ये आपका किस में आएगा, स्थूल में आएगा। कोई छोटा बच्चा है जब जमीन के ऊपर रेंग रहा है तो अपने पूरे शरीर का प्रयोग कर रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, स्थूल गामक के अंतर्गत आएगा। कोई धावक जब दौड़ रहा है काफी तेजी के साथ में अपने पैरों का प्रयोग कर रहा है, तो ये किस में आएगा, स्थूल गामक में आएगा। तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्थूल गामक में क्या होता है। स्थूल गामक में क्या होता है, हमारे शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियां कार्य करती हैं स्थूल गामक में। जो आपका दूसरा पॉइंट है वह है सूक्ष्म गामक। इसमें हमारे शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियां कार्य करती हैं, जैसे कि क्या हो गया, लिखना। लिखने में आप क्या कर रहे हो, आप पूरे हाथ को घुमा घुमा के थोड़ा लिख रहे हो, आप सिर्फ उंगलियों को चला रहे हो, उंगलियों में आपने पेन को पकड़ लिया, फिर पेंसिल को पकड़ लिया है और आप लिख रहे हो। तो ये हो गया आपका सूक्ष्म गामक, यानी कि जिसमें आपकी छोटी छोटी मांसपेशियां कार्य करें, जैसे कि चुटकी बजाना। चुटकी बजाने में सिर्फ आप उंगलियों को कार्य में लिया, ना कि पूरे हाथ को। तो यह हो गया आपका सूक्ष्म गामक। और क्या हो गया, लिखना, रोटी तोड़ना, या फिर क्या हो गया, सुई से किसी चीज को सिलना या फिर टाकना, ये सब किस में आएंगे, सूक्ष्म गामक में ये सब आएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से आ गया होगा समझ में, सूक्ष्म गामक और स्थूल गामक। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे की जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो अब जल्दी जल्दी बता दीजिए, स्थूल का मतलब क्या होता है, जिसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियां कार्य करती हैं। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा। लिखा है एक पैर पर संतुलन करना, एक पैर के ऊपर संतुलन करना। दूसरा ऑप्शन दिखा है एक मटर को उंगलियों से दबाना। तीसरा ऑप्शन है किताब के पन्ने पलटना, जबकि चौथा ऑप्शन है पेंसिल पकड़ना। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपके सूक्ष्म गामक में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर उंगलियों का ही प्रयोग हो रहा है, चाहे पन्ने पलटना हो, चाहे पेंसिल पकड़ना हो, चाहे किसी मटर को उंगलियों से दबाना हो। ये हमारे किस में आ रहे हैं, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं सूक्ष्म गामक में। जबकि अगर बात की जाए स्थूल गामक की, तो आपका पूरा पैर यहाँ पर संतुलन बनाने के कार्य में आएगा, यानी आपकी शरीर की बड़ी मांसपेशी कार्य में आ रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो गया। स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है इसमें एक पैर के ऊपर संतुलन करना। उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। सभी लोग आंसर करेंगे एक बार इसका, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो जो पहला ऑप्शन है वह है आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन। दूसरा ऑप्शन लिखा है
किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा। तीसरा ऑप्शन है केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक। चौथा ऑप्शन है ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। तो सभी को बताना था विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ना तो वंशानुगत ना ही पर्यावरणीय, ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कि परिवर्तन कैसे होता है, वंशानुगत और पर्यावरण दोनों के माध्यम से होता है। तो 4 को पहले काट देंगे। उसके बाद में तीसरा लिखा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। क्या खाली सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ही विकास में परिवर्तन के कारण होते हैं? क्या आपका जो होता है ये पर्यावरणीय कारक नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा ही कारण नहीं होता है विकास का। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ बचा है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां ये सब क्या होती हैं, इनका अनूठा संयोजन होता है, तब आपका विकास होता है या फिर परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कर लीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा। शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 2 वर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप लोग पहले ही काट दीजिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? प्रारंभिक बचपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया है उनका सबका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने की सबसे आसान ट्रिक है, अगर आपके बिल्कुल भी ना समझ में आए तो 80 से 85% तक इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 ही सही रहता है। अब की बार में जितने भी क्वेश्चन आए थे अधिकतर सब में जो है 1 ऑप्शन ही सही था। तो हम लोग की काफ़ी बार हमने इसको देखा है कि ऑप्शन नंबर 1 ही सही होता है। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपके समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो आप इसमें अगर तुक्का मारेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 पर ही मारना, आप लोग इसको याद रखना। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। कह रहा है कथन, अभी कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि शहरों में जो बच्चे होते हैं उनका बहुत सारा खेल उन टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। नीचे देखिए कारण क्या है। लिखा है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो आपको इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद में सही विकल्प का चयन करना था। तो ऊपर था कथन, नीचे उसका कारण था, तो आप लोगों को बताना था सही इसमें क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप कारण को पढ़ेंगे तो ऊपर का कथन भी समझ में आएगा। कारण क्या दिया है? कारण दिया है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा, मतलब कि बच्चे अपने परिवार और साथियों के अलावा क्या करते हैं, मीडिया के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनसे क्या हो रहा है, हमारे समाज के ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, या फिर हमारे समाज का मान लीजिए विकास हो रहा है, फिर हमारा समाज पीछे जा रहा है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है धीरे धीरे करके मीडिया, या फिर कह लीजिए टीवी शो जो है वो। ऊपर लिखा था कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, लिखा है ए और आर, इसका भी पहला ही सही है। लिखा है ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है किसकी, ए की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक बार और इसको पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि जो आपका कथन ऊपर लिखा है उसका कारण क्या है। उसका कारण यही है कि बच्चे अपने परिवार और साथियों के अलावा मीडिया में बहुत सारा ध्यान देते हैं, या फिर बहुत सारा वक्त अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं। इसीलिए क्या है, अब उनके जो बहुत सारे खेल होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, टीवी शो पर आधारित होते हैं। यानी कि कोई लड़की जो है वो क्या बन रही है, कभी सास बहू वाला सीरियल देख करके सास बन रही है, कोई लड़की बहू बन रही है, या फिर कोई लड़का शक्तिमान नाटक देख लिया तो शक्तिमान बन रहा है, या फिर कोई जूनियर जी देख लिया तो जूनियर जी बन रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, टीवी शोज के ऊपर, जो टीवी शो आते हैं उनके ऊपर बहुत सारे अब खेल जो है बच्चों के आधारित हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो सभी लोग बताएंगे एक बार इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है
शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल सही बात है। शिक्षक को किस प्रकार का होना चाहिए? सक्रिय होना चाहिए और गतिशील होना चाहिए और पढ़ाने वाला होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विविध सामग्रियों का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। आपका बालक अगर एक प्रकार से आपने एक माध्यम से उसको कुछ सिखाया और आपके द्वारा पढ़ाया गया बालक नहीं समझ पा रहा है, तो आपके पास एक ही क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए कई सारी विधियाँ होनी चाहिए। जब तक आपका बालक नहीं समझ में आ रहा है तब तक आप 1 से 2, 2 से 3 विधियों का प्रयोग करके उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि बालक को समझ में आ जाए। तो कई सारी विधियों का प्रयोग होना चाहिए। जो तीसरा ऑप्शन है वो लिखा है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों को हमेशा क्या करने चाहिए? नए-नए अनुभव देने चाहिए, जिससे क्या होगा? उनका विकास होगा। उसके बाद में चौथा ऑप्शन लिखा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। ये बात तो प्याजे ने कही भी नहीं थी। पुनर्बलन किसका कथन है ये? ये जो पुनर्बलन के बारे में बात की थी, ये की थी स्किनर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा गलत। तो अब देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जहाँ पर भी होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 3 कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों को लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी को बताना है। किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है? मान लीजिए कोई बालक बाहर बैठा हुआ है आंगन में और ऊपर बारिश होने का माहौल चल रहा है और बादल उड़ रहे हैं हवा में, तो बच्चे को लगता है कि बादल क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं ये। और मान लीजिए अपने माँ बाप के साथ कहीं पर जा रहा है तो पेड़, गाड़ी पर जब वो बैठता है तो आपको क्या लगता है कि पेड़ भी चल रहे हैं हमारे साथ में, ऐसा लगता है बहुत तेजी के साथ में भागते हुए पीछे की तरफ निकल रहे हैं। तो बच्चे को भी यही लगता है कि पेड़ भी हमारे साथ में चल रहे हैं। तो लिखा है किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है कि वे मानते हैं कि पेड़ पौधे, चलते हुए बादल और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे क्या महसूस करने लगते हैं कि उनके साथ में पेड़ भी चल रहे हैं। जब वो गाड़ी पर जा रहा होगा बैठ के, तो उसको लगेगा कि हमारे साथ में पेड़ पौधे बड़ी तेजी के साथ में चल रहे हैं, बादल भी जो है वो चल रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? सभी लोग बताएंगे किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, हार्वर्ड गार्डनर या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और अधिकतर लोगों ने गलत किया था। 80% लोगों ने इसका गलत आंसर किया होगा एग्जाम में या फिर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की इसका है ऑप्शन नंबर 1 सही। कई लोगों ने इसका जीन प्याजे भी कर दिया होगा अब तक। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं आपको ये बताना है। प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बच करके, या फिर उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं सभी को बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं अपने साथियों के साथ में बातचीत करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया होगा इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ बातचीत करके या फिर आपस में बातचीत करके क्या सीखते हैं? बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं साथियों से बातचीत करके। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की सहयोगात्मक अधिगम के ऊपर बात करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। साथियों के साथ बातचीत करके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार से देखे जाते हैं आपको यह बताना है।
पहला ऑप्शन है निष्क्रिय, नकलची के रूप में। निष्क्रिय बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे किस प्रकार को के होने चाहिए आपको ये यहाँ पे बताना था, तो निष्क्रिय और नकलची नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन लिखा है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, तो आपका ये आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सक्रिय रूप से, यानी कि सभी के सभी बच्चे एक्टिव हैं क्लास में। जब कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको याद कर रहे हैं, अपना होमवर्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उनको सुना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय जहाँ पे आ जाए बिल्कुल वो पॉजिटिव हो जाएगा वहाँ पर आंसर, तो वही सही हो जाएगा आपका, सक्रिय रूप से लगे हुए। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं। यानी कि किसी टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिख दिया, बच्चों ने छाप लिया, नकल कर ली और उसके बाद में अपना बैग बंद करके बैठ गए, तो ये हो गया आपका गलत आंसर। ऑप्शन नंबर 4 लिखा है केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। कैसे श्रोता होने चाहिए, केवल निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब चलो बच्चे ने कुछ सुन लिया, उसको पता ही नहीं है कि सर ने हमें क्या बताया था क्या नहीं बताया, सुलेख बोले हैं या फिर ABCD लिखने के लिए बोले हैं या फिर 1 2 3 सुना रहे थे, टेबल सुना रहे थे, उसको कुछ नहीं पता है, वो सुन लिया चुपचाप अपने सोते सोते और सोता रहा फिर भी बैठ करके। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 2, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप में लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित युग्म है नीचे दिए गए में से। पहला ऑप्शन लिखा है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोद अर्जित करता है। तीसरा ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानवाधिकार के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम या निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा या फिर बुरा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था आप लोगों के नज़रिए से देखा जाए तो, शायद कई सारे लोगों ने गलत भी इसको किया होगा। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा, एक अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोद अर्जित करता है। किस प्रकार से करता है, मान लीजिए कि सुबह सुबह उठा अपने दादा के पास गया, लड़का है तो उसने अपने दादा के पैर छुए और उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेगा कि वो अच्छा नेचर करता है और सभी के साथ में अच्छी तरीके से रहता है। लड़की उठी तो अपने दादा के पास गई, उसने अपने दादा को गुड मॉर्निंग बोला, अपनी माँ से गुड मॉर्निंग बोला। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, लड़का या लड़की अभिविन्यास है यहाँ पर, दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही था। जबकि ऑप्शन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। यहाँ पे लिखा है कि आप किसी बालक को बोल रहे हैं भैया कल 10 तक का टेबल हम सुनेंगे, अगर आप नहीं याद करके आओगे तो आपको मार पड़ेगी। तो फिर बालक क्या हो गया, डर गया और डर के चक्कर में याद करके ला रहा है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत है। यहाँ पर मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं नहीं चुना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 लिखा था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम या निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या फिर बुरा है। तो आपको यह नहीं है, आपको जो बालक होता है वो स्वयं ये चीज़ निर्धारित करने लगता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या समाज में अच्छा है क्या बुरा है, इसको ये चीज़ पता होती है। तो यहाँ पर जो है भौतिक परिणाम या निर्धारित नहीं करते हैं, वो स्वयं ये चीज़ निर्धारित कर लेता है जब कोई बालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया था। तो यहाँ पर सही क्या था, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 सही था, एक अच्छा बालक या फिर एक अच्छी बालिका दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोद अर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, लिखा है हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान और जान सकते हैं, स्थानिक, प्रगतिवादी, संगीतमय या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो सभी लोग बता दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आसान भी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान और जान सकते हैं, किस प्रकार से जान सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, प्रगतिवादी। क्या हो जाएगा, प्रगतिवादी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसको याद रखेंगे, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको हमारा मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ में आपको वहाँ पर हमारी NCERT की बुक
क्लास 3 से लेकर 8 तक की जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक हैं आपको चैप्टर वाइज मिलने वाली हैं, और पिछले 10 सालों के पेपर भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे विद आंसर कीज। तो आप देर ना करिए और तुरंत मास्टर अड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहना और बताना कि आज की इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और अपने साथियों को जरूर भेजना है इस क्लास को, क्योंकि उनको भी पता लगना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर किस प्रकार से बना था और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो चलिए मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ाई करते रहना। धन्यवाद, बाय बाय।